हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आपका। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर। तो डेप्रीशिएशन पढ़ रहे थे हम लोग। डेप्रीशिएशन की शुरुआती एक पार्ट देख लिया था हम लोगों ने, और नहीं देखा है तो सबसे पहले उसी ही पार्ट 1 को देख लें, क्योंकि वो पार्ट 1 के अंदर ही हमने सबसे ज्यादा बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें की हुई हैं। तो आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले वो पार्ट 1 जरूर देख लें, और अगर देख चुके हैं तो आओ जरा करें शुरुआत फाइनली अगले पार्ट की, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड के खास केस की बात करनी है हम लोगों को। कौन से खास केस की? सर जी, हमें बात करनी है जब कभी भी पार्ट ऑफ द मशीन, यानी मशीन का एक छोटा सा हिस्सा। हमने ये तो बात कर ली थी कि हम मशीन खरीदते हैं तो डेबिट में आएगा, बेचते हैं तो क्रेडिट में आएगा। लेकिन बेचते हैं तो का क्या मतलब? अगर कहीं भी एक मशीन पूरी की पूरी ना बेचकर छोटा सा उसका एक हिस्सा बेचा जाए, छोटा सा टुकड़ा बेचा जाए, यही दिन देखना बाकी रह गया था। छोटे से टुकड़े भी बेचे जा रहे हैं मशीन के। तो मशीन के कोई छोटे से टुकड़े नहीं बेचे जा रहे, बल्कि ये चीज कुछ इस तरीके से हो रही है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई प्लांट है। प्लांट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अ मशीन, और उसका एक हिस्सा बेचा जा रहा है। ठीक है, अब मशीन को काट काट के थोड़े ना उसका हिस्सा बेच रहे हैं। तो बेसिकली कोई प्लांट है जिसके अंदर मल्टीपल मशीन है, मशीन का छोटा सा कोई इक्विपमेंट हम लोग सेल कर रहे होंगे। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं। तो मुद्दे की बात तो यह है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर मेनली अकाउंटिंग तो वही रहेगी जो हमारी पुरानी थी। यही कारण है कि मैं बोल रहा हूं पहले पार्ट 1 देख लें, क्योंकि अकाउंटिंग की बातें नहीं बदलेंगी। भाई खरीदेंगे तो डेबिट साइड में टू बैंक, बेचेंगे तो आपकी क्रेडिट साइड में अकाउंटिंग होने वाली है बाय बैंक के नाम से। और अगर सेल पर लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में होगा, और डेप्रिसिएशन आपका वही पुराना क्रेडिट साइड में लगने वाला है। तो अकाउंटिंग में कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव है तो वो कहां है? तो वो है आपकी कैलकुलेशंस के अंदर। तो उसके अलावा और कोई बदलाव नहीं है। तो आओ जरा करें बातों को शुरू। तो इसलिए कंसेप्चुअली हमें कोई चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। हम तो सीधा क्वेश्चन से बातों की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो आओ जरा पढ़ें। क्वेश्चन के अंदर बनाना क्या होता है? वही अपना पुराना मशीन अकाउंट हम लोगों को बनाना है। मेथड हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। जरा ध्यान रखना, ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ये कुछ और नहीं बल्कि एसएलएम मेथड का ही दूसरा नाम है। क्योंकि एसएलएम मेथड में हर साल हमारा डेप्रिसिएशन बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट रहती हैं। तो एसएलएम मेथड का ही दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये बात भी पता होनी चाहिए। पता लगा पेपर में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, ये कौन सा नया मेथड आ गया? तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। तो एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे, और जिस जिस तरीके से डेटा दिया हुआ है उसको अकॉर्डिंगली अपने मशीन अकाउंट के अंदर फिलअप करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो अपना वही बेसिक सा, वही प्यारा सा पुराना अपना मशीन अकाउंट का फॉर्मेट। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब तो आदत सी हो जाएगी डेट पर्टिकुलर अमाउंट की। तो डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं क्या? मशीन अकाउंट। आमतौर पर क्वेश्चन को कंपेरेटिवली थोड़ा कन्वीनियंटली करने के लिए आपको छोटी मोटी सी अगर कोई टाइमलाइन बनानी हो तो वो अगर बना लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है हमारी? तो वो हो रही है 1 जुलाई 2021 से, कि 1 जुलाई 2021 को हमने कोई मशीन खरीदी है 30,000 रुपए की। तो सबसे पहले कोट कर सकते हैं हम लोग यही चीज कि 1 जुलाई 2021 को, अब 1 जुलाई 2021 ये कौन से साल में फॉल करेगी? तो ये उस साल में फॉल करेगी जो साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से और खत्म होगा 31 मार्च 2022 पे। अब इस साल के बीच में ही कहीं फॉल करेगी जुलाई 2021। अब बहुत से बच्चे तो और भी कलाकार होते हैं, वो कहते हैं अगर मशीन खरीदी ही गई है जुलाई 2021 में तो साल तो यहां से शुरू होना चाहिए। ऐसी कोई बातें होती हैं? तो ऑब्वियसली नहीं भाई, साल तो शुरू होता है आपका अप्रैल से, तो वो तो हमेशा ही शुरू होगा अप्रैल से। माना क्वेश्चन में सबसे पहली ट्रांजैक्शन जुलाई 2021 की है, तो क्या इसका मतलब कि साल की बिगिनिंग जुलाई से होने लगेगी? नहीं, साल शुरू होता है अप्रैल से, खत्म होता है मार्च में। इस रियलिटी को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, इस साल के बीच में कहीं जुलाई 2021 पे हमने एक M1 यानी कि एक मशीन परचेज की है, ठीक है जी, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन में अब आगे लिखा हुआ है कि इट परचेज फर्दर मशीन ऑन 1 जुलाई 2000। ये क्या हो गया? ये मिस प्रिंटिंग है। 1 जुलाई 2000 क्या होगा यहाँ पे? 2022 क्या है क्वेश्चन में? बताना। 2022। तो ये 2022 आएगा आपका, ठीक है जी, ध्यान रखना। और अगर सपोज करो बात करें कि ये जुलाई 2022 क्या ये हमारी इसी ही सेम फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगी या नहीं? तो हाँ जी करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग हो रही है मार्च 2022 पे। तो उससे जस्ट 3 महीने पहले, मार्च से पहले फरवरी और फिर उससे पहले जनवरी, तो जनवरी 2022। तो यहीं पर ही 3 महीने पहले ये मशीन खरीदी गई होगी 1 जनवरी 2022 पर।
M2। तो देखो ये जो M1 और M2 परचेज की गई हैं क्वेश्चन के अंदर, ये हमारी M1 है जो हमने परचेज की है 1 जुलाई पर, ये हमारी M2 है जो हमने परचेज की है 1 जनवरी 2022 पे, तो मेरे पहले ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर है। साथ ही साथ 1 अक्टूबर 2022 को एक और मशीन खरीदी गई है, क्या ये भी मेरे सेम फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगी? तो जवाब है ना भाई, मार्च पर तो साल खत्म ही हो जाएगा ना, तो वो तो मेरे सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉल करने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो यहां प्रिपेयर कर देता हूं मैं एक आपका दूसरा फाइनेंशियल ईयर, जो दूसरे फाइनेंशियल ईयर के बीच में ये मशीन आपकी फॉल करने वाली है कि 1 अक्टूबर 2022, भाई इस साल की शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2022 और खत्म होगा 31 मार्च 2023 पर। तो यहां हमने एक M3 परचेज की है। तो पहले फाइनेंशियल ईयर में तो सिर्फ दो ही मशीन की बात होने वाली है, एक M1 की और एक M2 की, ऐसे करके। दूसरे फाइनेंशियल ईयर के बीच में हमने एक और मशीन खरीद ली है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। और फिर तीसरे फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल बिगिनिंग पे 1 अप्रैल 2023 को चल पड़े हैं 1/3 ऑफ द मशीन को बेचने की बातें होनी शुरू हो गई है। जैसा कि आज की क्लास की शुरुआत में मैं बोल रहा था कि आज की इस क्लास के अंदर हम पूरी मशीन नहीं बल्कि उसका एक टुकड़ा बेचेंगे। अब टुकड़ा, एक पार्ट दैट कैन बी 1/4, 2/3, 1/3, 1/5, वट एवर पार्ट हो सकता है। आमतौर पे 1/3 या 1/4 ही रहता है, वो बात अलग की है। खैर, तो यहां पर मशीन का कितना हिस्सा बेचा जा रहा है? 1/3 हिस्सा बेचा जा रहा है। और कौन सी मशीन का 1/3 हिस्सा बेचा जा रहा है? जो हमने खरीदी थी जुलाई 2021 को। वो मशीन आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गई है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजिकली डिग्रेड हो जाना, यानी हमारे लिए फैशन में आउट ऑफ ट्रेंड हो चुकी है वो, या टेक्नोलॉजिकली अब बहुत ही ज्यादा डिग्रेड मानी जाने लगी है, तो वो खराब है हमारे लिए इन शॉर्ट। और यही कारण है कि हमने उसे बेच दिया है 3000 रुपए में। क्या पूरी मशीन? नहीं, मशीन का एक 1/3 हिस्सा, छोटा सा हिस्सा। और कौन सी मशीन की बात चल रही है? जुलाई 2021 वाली, यानी ये वाली मशीन, यानी M1 की बात चल रही है। तो ठीक है जी, जो टाइमलाइन हम प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइमलाइन के अनुसार थर्ड ईयर जैसे ही हमारा शुरू होगा, थर्ड ईयर हमारा जैसे ही शुरू होगा, तो इस थर्ड ईयर के बिल्कुल बिगिनिंग में जहां मेरी डेट फॉल करेगी, क्या? 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, और जो साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2024 पर, तो यहीं पर एग्जैक्टली M1 का 1/3 हिस्सा बेचने की बातें चल रही हैं। चलो खैर ठीक है जी, ओके। और इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपको इस तरीके से 3 साल का आपने मशीन अकाउंट मेंटेन करके चलना है। तो सबसे पहले एक बेसिक सी इमेजिनेशन ले लिए, और देखो फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, इसलिए मैंने ये इस तरीके से टाइमलाइन आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दी है। जब आप लगभग 1, 2, 3, 4 बार एक सेम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, तो वक्त के साथ में एक सर्टेन मोमेंट आएगा, पॉइंट आएगा, जब आप बिना टाइमलाइन बनाए बगैर सीधा क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन पढ़ोगे और सीधा डेटा को रिकॉर्ड भी कर दोगे बड़े आराम से। लेकिन उसके लिए इस सेम क्वेश्चन को आपको कम से कम अलग अलग वक्त पे 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा। सेम चीज को बार बार रिपीट करें, ध्यान रखिएगा। थोड़ी मुश्किल है बट जल्दी ही आसान बन जाएगी। तो पहले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 जुलाई 2021 को हमने एक मशीन परचेज की है, तो ठीक है जी, ओके। जब मशीन खरीदते हैं तो हम डेबिट साइड में टू बैंक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, बात जानते हैं हम। 1 जुलाई 2021, हम चाहें तो इसके ब्रैकेट में M1 भी कोट कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेरी पहली मशीन है। और जो पहली मशीन हमने खरीदी है, कितने की खरीदी है? 30,000 रुपए की। तो ठीक है जी, ओके, 30,000 रुपए यहां लिख देते हैं हम लोग। इसके अलावा 1 जनवरी 2022 को सेम फाइनेंशियल ईयर में हमने एक और मशीन खरीदी है, तो ठीक है, हम टू बैंक दिखा देंगे, फिर से टू बैंक दिखा देंगे, M2 कोट कर देंगे हम लोग। क्या अब तीसरी को भी यही रिकॉर्ड कर दूं? तो ऑब्वियसली नहीं, पहले तो मैं पहले साल की अकाउंटिंग करूंगा ना। और पहले साल के अंदर तो भाई यही मशीन, एक तो 30,000 वाली और एक ये 20,000 वाली मशीन खरीदी गई है, बस सिर्फ और सिर्फ। तो इन्हीं दोनों मशीन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और पहले साल के अब अंत पर, यानी कि आखिरी पर, यहां लगाऊंगा मैं डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कब लगाऊंगा? ईयर एंड पर, दैट मींस 31 मार्च 2022 पर बाय डेप्रीशिएशन। जब मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो मेरे पास डेप्रीशिएशन लगाने के लिए कितनी मशीन मौजूद हैं? तो मेरे पास 2 मशीन मौजूद हैं। अब वर्किंग नोट बनाने के बजाय यहीं पर ही छोटी छोटी सी कैलकुलेशन शो कर देता हूं आपके लिए, है ना, सीधी सी बात है। M1 का डेप्रीशिएशन यहां और M2 का डेप्रीशिएशन यहां। अब ये बात तो बहुत कॉमन सी है, बहुत छोटी सी है, बहुत बेसिक सी है कि ये जो मशीन है ये जुलाई में खरीदी गई है, तो क्या इसके ऊपर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा? तो जवाब है ना। ये मशीन क्या हमने अप्रैल में खरीदी है? नहीं, हमने जुलाई में खरीदी है। तो जुलाई से लेकर साल के आखिरी तक, यानी कि मार्च महीने तक कितने महीने होते हैं? तो जुलाई से लेकर मार्च तक होते हैं मेरे बाबू 9 महीने। तो 9 महीने का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जबकि दूसरी मशीन के ऊपर तो जनवरी में मशीन खरीदी गई है, तो जनवरी से मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 3 महीने का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। और देखो डेप्रिसिएशन इस तरह की परिस्थिति में निकालते कैसे हैं वो आप जानते हो।
लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में देखा था हमने कि 30,000 का 10% और इनटू में 9 महीने का तो 9/12। जिस कैलकुलेशन को सोल्व करके आएगा आपका है कितना आएगा, अब ये आ जाएगा आपका 2250। और ऐसे ही ये 20,000 की मशीन है तो 20,000 का 10%, क्योंकि 3 महीने का निकालना है, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये हो जाएगा मेरे बाबू प्यारे प्यारे 500। तो 500 रुपए का हो जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2,750 रुपए का। ठीक है जी। आप यही सेम इंफॉर्मेशन अगर वर्किंग नोट में शो करना चाहते हो तो वहां कर दो, बात तो एक ही है आपकी। ठीक है जी। बाकी तो मेरे हिसाब से यही शो कर दो, खुला खुला काम करो, कंजेस्टेड काम करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है जी। और बस इसी के साथ में पहले फाइनेंशियल ईयर को यही क्लोज कर देते हैं हम, जो कि होगा यहां पर मेरा 50,000 मशीन्स मौजूद हैं, 50,000 ऐसे करके। ठीक है जी। और इसके बाद में बैलेंस फिगर निकाल देंगे हम लोग 31 मार्च 2022 पर बाय बैलेंस सीडी, जो कि बैलेंसिंग फिगर प्रोसेस है हमारा, जो हम माइनस करना होता है। तो 50,000 में से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 47,250 रुपीज। और पहले साल के एंड बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, दैट मींस 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस बीडी नाम से, ऐसे करके। तो ये बेसिक बातें तो हमने लास्ट पार्ट 1 में सीख ली थी, इस तरह की बेसिक बातें। तो 47,250। देन इसके बाद में सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो हाउ मेनी ट्रांजैक्शन है, कितनी है ट्रांजैक्शन, तो सिर्फ एक ही तो ट्रांजैक्शन है, एक ही तो मशीन खरीदी है, तो बस वो एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं कि भाई ये मशीन थर्ड हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर 2022 को। तो 1 अक्टूबर 2022 को हमने मशीन खरीदी, तो अगेन जब जब मशीन खरीदी जाएगी तब तब डेबिट साइड में टू बैंक दिखाएंगे, जब जब तब तब। ये जब जब तब तब की बातें क्लियर हो गई तो बस हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, क्या ही दिक्कत है। तो कितने की मशीन खरीदी है, तो ये क्वेश्चन ने बताया हुआ है आपको कि 1 अक्टूबर 2022 को ये मशीन थर्ड खरीदी थी हमने 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये हम यहां पर दिखा देंगे। और बस अब तो क्या करना है, सेकंड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो ईयर एंड पर जाकर मुंह उठाकर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो ईयर एंड की डेट क्या होगी, 31 मार्च 2023 होगी हमारी, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। और अब मेरे पास कितनी मशीन मौजूद है, तो अब मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 मशीन मौजूद है, M1, M2, M3। अब मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 मशीन मौजूद हैं। और एक बार फिर अगर किसी के दिमाग में हल्की फुल्की भी ये बात आई कि M1 M2 क्यों है, उन पे तो पिछले साल लगा दिया था डेप्रिसिएशन, उन पे क्यों लगाएंगे, तो उन पे लगाएंगे, बेशक लगाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाना 1 साल की कहानी नहीं है, मल्टीपल ईयर्स की कहानी है। 1 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में दोबारा भी तो आपको लगाना है, और हर साल लगाना तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, ओके। और देखो पिछले साल तो आपने जो M1 M2 का डेप्रिसिएशन लगाया था वो कुछ ऐसे सोचा था कि 9 महीने का, 3 महीने का, इस अब थोड़ी ना सोचोगे, अब तो सीधा सीधा 30,000 का 10%, यानी कि M1 30,000 का 10% कितना हुआ, 3,000 रुपए। M2 कितनी है, M2 आपकी 20,000, तो 20,000 का 10% कितना हुआ आपका, सीधा सीधा 2,000। M3 जो ताजी ताजी मशीन अभी अभी सेकंड ईयर में हमने खरीदी है 10,000 रुपए की, तो 10,000 का वैसे तो 10% 1,000 होगा, लेकिन हमने ये मशीन है मेरे बाबू खरीदी कब है, तो हमने ये मशीन खरीदी है अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक होते हैं 6 महीने। तो हम यहां डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सिर्फ 6 महीने का। तो 6 मंथ्स का कितना होगा डेप्रिसिएशन, भाई 6 महीने का मतलब होता है आधा साल, आधा साल यानी हाफ ईयर। तो वैसे तो 10,000 का 10% 1,000 होगा, लेकिन आधे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसका आधा कर दो, तो 1,000 का आधा कितना, 500। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात, नहीं आई तो रिवाइंड करके देखो नालायको, है सीधी सी बात है। तो ठीक है जी, इस तरीके से डेप्रिसिएशन हमारा टोटल कुल मिला के बन जाएगा कितना, 5,500। और इसी के साथ में सेकंड ईयर तक की भी अकाउंटिंग हमारी खत्म हो जाएगी। कर देते हैं इसको भी मुंह उठा के क्लोज। तो 57,250, 57,250 और बाय बैलेंस सीडी वही अपना पुराना माइनस के प्रोसेस से निकालना है हमें। 31 मार्च 2023 कितना हो जाएगा हमारा, ये हुआ हमारा 51750, सही है ना, 52 51, हाँ सही है, थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे, जोड़ तोड़ कर लेना, खैर बाकी तो ठीक ही है। तो सेकंड जो थर्ड फाइनेंशियल ईयर है उसको जरा फ्रेश नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं मैं। तो 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और कितना बैलेंस रिप्रेजेंट करेंगे, तो जितना सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आया था, और वो आया था कितना, 51750। तो 51750
ये आ चुका है अब हमारा फाइनली कौन सा साल, तीसरा साल। देखो पहले साल की अकाउंटिंग हम लोगों ने कर दी थी, उसमें कोई खास दिक्कतें नहीं थी, ठीक है जी। दूसरे साल की अकाउंटिंग भी हमने कर दी थी, उसमें कोई खास दिक्कतें नहीं थी। क्या तीसरे साल में कोई आफत आने वाली है? हाँ जी, साल शुरू हुआ नहीं, उसी साल की शुरुआत में ही आफत आ गई। कैसी आफत? तो तीसरे साल के शुरुआत में ही हम मशीन का 1/3 हिस्सा बेच रहे थे। हालांकि अगर ध्यान से समझेंगे तो क्या ये तीसरे साल की आफत भी आपको कोई बहुत बड़ी आफत लगने वाली है? तो जवाब है ना। बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचना है, थियोरेटिकली कम सोचना है। अगर आपका थोड़ा सा भी बढ़िया दिमाग है, बिजनेस 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 वाली बातें अगर हल्की फुल्की भी दिमाग में चलती हैं तो बहुत आसानी से आपको बातें समझ में आने वाली हैं। तो जरा आराम से, सबसे पहले तो भाई यही याद रखो आप लोग कि आप कौन सी मशीन का 1/3 हिस्सा बेचने जा रहे हो। तो आप पहली मशीन जो आपने जुलाई 2021 में खरीदी थी, वो कितने की खरीदी थी? 30,000 की खरीदी थी। तो उस मशीन का आप 1/3 हिस्सा बेचने जा रहे हो, ठीक है जी। और कितने में बेच रहे हो? 3,000 में बेच रहे हो, तो ठीक है। तो देखो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर ये तो आप जानते हो कि बेच रहे हैं तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक आएगा, लॉस होगा तो इधर आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे। और इस तरह की सिचुएशन में उसका आपको एक वर्किंग नोट सा भी बनाना ही पड़ता है, छोटा मोटा सा। तो आओ बनाई छोटू सा एक वर्किंग नोट, जिस वर्किंग नोट के अंदर ही हमारी सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। और क्या एग्जाम में भी ये वर्किंग नोट बनाना है? तो बेशक बनाना है, जरूर बनाना है, जिसके अंदर आप भाई मशीन की सेल पर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये आप कैलकुलेट करके दिखाओ। हाँ, इस वर्किंग नोट का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, आप अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो आप उस मशीन को बेचने जा रहे हो जो आपने जुलाई 2021 में खरीदी थी, यानी कि इन शॉर्ट अपनी M1 को बेचने जा रहे हो। और M1 कितने की थी आपकी? 30,000 रुपए की। अब 30,000 में से कितना हिस्सा आप बेच रहे हो? तो आप सिर्फ 1/3 हिस्सा बेच रहे हो। यानी इस बात का मतलब हुआ कि कुछ हिस्सा तो आप नहीं बेच रहे हो। यानी इसका मतलब हुआ कि कुछ हिस्सा तो आप अपने बिजनेस में लगातार इस्तेमाल कर रहे हो। और लगातार इस्तेमाल कर रहे हो मतलब उसके ऊपर तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन लगाना ही चाहिए आपको, ठीक है जी, ओके। तो जरा आराम से, कितना हिस्सा आप बेच रहे हो? तो 30,000 का 1/3, जो काफी ज्यादा आसानी तो है। 30,000 का 1/3 कैसे निकालेंगे? 3 से डिवाइड करके। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि अमाउंट कितने निकल के आएगी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। तो यानी कि आप 30,000 का 1/3 हिस्सा बेचने जा रहे हो। क्या आपने 10,000 में बेचा? नहीं, बेचा तो सिर्फ 3,000 रुपए में है। बेचा तो सिर्फ कितने में है? बेचा तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में है। अगर मैं बात करूं कि इस मशीन की सेल वैल्यू कितनी है, तो क्वेश्चन ने खुद बताया था, अपनी मर्जी से थोड़ी ना बोल रहा हूं। क्वेश्चन को जरा पढ़ लो। तो आप 1/3 हिस्सा बेच रहे हो और कितने में बेच रहे हो? 3,000 रुपए में बेच रहे हो, तो ठीक है जी, ओके। तो कितने में बेच रहे हो? 3,000 रुपए में बेच रहे हो। क्या आप ऐसे सोचोगे कि 30,000 का 1/3 तो 10,000 निकाला हमने, तो 10,000 की चीज को 3,000 में बेच रहे हैं, 7,000 का नुकसान हो गया? तो ऑब्वियसली नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 30,000 है ये तो कब की कीमत है? ये तो साल 2021 की कीमत है। ये जो 30,000 वैल्यू है ये तो साल 2021 की वैल्यू है। तो टेक्निकली ये जो 10,000 वैल्यू है ये भी साल 2021 की ही वैल्यू है। तो क्या आप ये जो आज की डेट में यानी 1 अप्रैल 2023, यानी इन शॉर्ट 2 साल, भाई अभी तक हमने कितने साल की अकाउंटिंग की? 2 सालों की अकाउंटिंग की। तो तब से लेके अभी तक कितना टाइम बीता है? 2 साल बीते। तो क्या आज की डेट की ये जो सेल वैल्यू है इसको तुम 2 साल पुरानी कॉस्ट से कंपेयर करने बैठ जाओगे? तो ऑब्वियसली नहीं। ये तो टेक्निकली एक तरीके से ओरिजिनल कॉस्ट है। ये तो क्या है? ये तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है। हमेशा सेल के केस में हम करते क्या है? जो भी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से टिल द डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और तब जाके मशीन की असल कीमत हमें पता लग पाती है। सीधी सी बात है। यानी हमेशा सेल के केस में करना क्या? देखो सेल इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, जितना बच्चे बना देते हैं। करना क्या होता है? हर बार सेम काम करते हैं, लिटरली हम हर बार सेम काम करते हैं। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट में से आज तक का मतलब जिस डेट पर सेल की जा रही है, तो आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन लगा हो वो सारा उठा के माइनस कर दो, वो सारा उठा के माइनस कर दो। आज की डेट की कीमत निकल के आएगी और उसको सेल वैल्यू से कंपेयर करके अपना प्रॉफिट लॉस निकाल दो। बस इतना सही तो काम करना होता है। तो ठीक है जी, ओके। जरा पता करते हैं कि अभी तक कितने साल बीते हैं। तो देखो अभी तक 2 साल बीते हैं, एक पहला साल, एक दूसरा साल। हाँ, यहां थोड़ा सा इस बात को जरूर अंडरस्टैंड कर लेना कि ये जो पहला साल था इसमें क्योंकि हम मशीन 1 की बात कर रहे हैं, तो ये रहा मेरा 2,250 मेरी पहली मशीन का डेप्रिसिएशन, और ये रहा मेरा 3,000 मेरी दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन। हम क्या पूरी मशीन बेच रहे हैं क्या? हम तो सिर्फ 1/3 मशीन बेच रहे हैं। तो देखो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 2,250, आप अपने सॉल्यूशन में देख सकते हो। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 3,000 रुपए, आप अपने सॉल्यूशन में देख सकते हो। लेकिन क्या आप पूरा डेप्रिसिएशन कंसीडर करोगे? तो जवाब है ना।
1/3 मशीन बेच रहे हो ना, तो सिंपली डेप्रिसिएशन का भी 1/3 हिस्सा ही आप कंसीडर करोगे, डेप्रिसिएशन का भी 1/3 हिस्सा ही आप कंसीडर करोगे। दैट मींस आप डेप्रिसिएशन यहां पर कितना लेने वाले हो, तो यहां पर डेप्रिसिएशन आप पहले साल का कंसीडर करोगे 750 रुपए और दूसरे साल का कंसीडर करोगे 1000 रुपए। यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन आपको कितना कंसीडर करना है आज तक का, तो वो होगा आपका 1750 रुपए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बाकी तो बार बार कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चीज वर्थ रखती है, रिपीटेशन की वर्थ रखती है, तो जरा सुन ले। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है टिल द डेट ऑफ सेल तक का। जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो अपने सॉल्यूशन में ही आपको खुद मिल जाएगा। आपके सॉल्यूशन के अंदर ये रहा मेरा मशीन 1 का डेप्रिसिएशन 2250, ये रहा मेरा मशीन 1 का डेप्रिसिएशन 3000 रुपए। तो डन, ये जो 2250 का और 3000 का डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि 1/3 हिस्सा बेचा जा रहा है तो उसका 1/3 डेप्रिसिएशन है, आप यहां पर कंसीडर कर लो। और इस हिसाब से दोनों का डेप्रिसिएशन मिला के आपका 1750 आया। 10,000 की मशीन जिसके ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन लगा 1750, तो आज की डेट की इसकी कॉस्ट, आज की डेट की इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो आज की डेट की इसकी कॉस्ट होगी आपकी, माइनस करके निकाल लो कितनी होगी, माइनस करके आएगा मेरा कितना 8250। और अगर 8250 की मशीन को आप 3000 रुपए में बेच रहे हो, तो बताओ मेरे बाबू फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो भारी भरकम नुकसान ही हुआ मेरा 5250 रुपए का। तो इस तरीके से हमने 5250 रुपए का नुकसान कैलकुलेट कर लिया। और ये जो हम सारी की सारी बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं जो 1/3 हिस्सा हमने बेचा। व्हाट अबाउट अनदर पार्ट, तो जो बाकी हिस्सा होगा, पहली बात तो बाकी हिस्सा कितना होगा, तो देखो बाकी हिस्सा निकालने के लिए या तो आप वही करो कि भाई 30,000 का अगर 1/3 निकाल लिया आपने तो 2/3 निकाल लो, या फिर सीधा सीधा ये भी सोच सकते हो कि 30,000 में से इधर हमने लिखा है 10,000, तो इधर कितना आएगा माइनस करके लिख दो 20,000, सीधी सी बात है, या ऐसे कैलकुलेशन कर लो। और देखो ये क्या है, ये है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन। ये क्या है, ये है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मशीन। रिमेनिंग पार्ट का क्या मतलब हुआ, रिमेनिंग पार्ट का मतलब हुआ ये वो मशीन है जो हमने नहीं बेची, ये वो मशीन है जो हमने अपने बिजनेस में इस्तेमाल की, वो मशीन है ये जो थ्रू आउट द ईयर, फुल ईयर हमारे बिजनेस में इस्तेमाल हुई है, तो इसके ऊपर तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन कितनी अमाउंट के ऊपर, 20,000 के ऊपर। तो 20,000 के ऊपर तो ईयर एंड पर जरूर डेप्रिसिएशन लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसका क्या करना है, तो इसका तो डेप्रिसिएशन लगाना है हमें। और कब लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर एंड पर, 31 मार्च पर, ध्यान रखिएगा। तो इस रिमेनिंग पार्ट की भी बात कर ली मैंने, ये वाली पार्ट बात भी कर ली हमने। तो बस आओ अब सॉल्यूशन में लिखना शुरू करते हैं। तो 1 अप्रैल 2023 को हमने मशीन बेच दी है। मशीन बेचने के केस में बाय बैंक लिखते हैं, मशीन बेचने के केस में सेल वैल्यू लिखते हैं। तो सेल वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अंदर कितनी है, तो सेल वैल्यू है हमारी 3000 रुपए। तो इसको आपको दिखाना है और साथ में लॉस भी आपको दिखाना है 5250 रुपए का, और कोई चीज नहीं दिखानी है आपको, ध्यान रखिएगा। तो 3000 रुपए की सेल वैल्यू, ध्यान रखना, और कोई चीज मत उठा के लेके आ जाना, कहीं पता लगे और भी ले आओ, क्योंकि बहुत सारी फिगर लिखी हुई है वहां पर। तो हमें कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि यहां लिखना क्या क्या होता है। तो यहां एक तो लॉस कंपोनेंट लिखना होता है और सेल वैल्यू कंपोनेंट लिखना होता है। तो सिर्फ उतनी ही चीजें हम यहां पर दिखाएंगे। तो डन, जैसा कि हम थे, क्या थे कि एक M1 थी, एक M2 थी, एक M3 थी। यानी साल के अंत पर आप डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे तो कितनी मशीन्स पे लगाएंगे। अब करना क्या है, आपको ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है क्वेश्चन में, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है आपकी। तो जरा आराम से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितनी मशीन्स पे लगाएंगे भाई। M3 तो है ही हमारे पास, M2 भी है ही हमारे पास, क्या M1 भी है या नहीं है, तो बेशक M1 भी है। M1 का बचा हुआ हिस्सा तो अभी भी हमारे बिजनेस में मौजूद है, तो उसके ऊपर तो अभी भी लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना, M1 जो पहली मशीन थी उसके ऊपर 30 पे नहीं लगाऊंगा अब मैं, रिमेनिंग पार्ट दैट मीन 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो जो देखो M2 थी कितने की, 20,000 की। M3 थी कितने की, 10,000 रुपए की। तो इनके ऊपर तो नॉर्मली लगेगा 20,000 का 10% कितना, 2,000 रुपए। और जो M3 है वो 10,000 की है, तो उसका फ्लैट 1,000 रुपए। और जो M1 है, माना जो M1 है वो कितने की है, वो 30,000 की है, लेकिन 30,000 में से सिर्फ और सिर्फ बाकी बचा हुआ 20,000 पे ही अब मैं डेप्रिसिएशन लगा के चलूंगा, तो जो कि हो जाएगा मेरा 2,000 रुपए। तो बस इस हिसाब से टोटल डेप्रिसिएशन होगा मेरा कितना, 5,000 रुपए। और बस अब निकाल देंगे हम लोग बैलेंसिंग, ठीक है जी, बैलेंसिंग। तो 51750 ऐसे करके बातें हो जाएंगी हमारी, 51750। तो 31 मार्च 2024 को बाय बैलेंस CD निकाल लो, कितना आएगा हमारा, 5 5 10, तो ये हुआ 41, तो ठीक है। तो ये हुआ कितना, 38, और
500, 38,500। और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो बेसिकली क्या थी कि व्हाट इज विल बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024। देखो हमने अपने सॉल्यूशन के अंदर जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है 31 मार्च 2024 की। 1 अप्रैल 2024 की वैल्यू क्या होगी, सेम ही तो होगी। तो आपको क्वेश्चन को यहां एंड करना है, ठीक है जी, आपको क्वेश्चन को यहां एंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 2024। तो आपको क्वेश्चन को यहां एंड करना है। क्या फोर्थ फाइनेंशियल ईयर भी बना के दिखाना है आपको? वो बना दिया तो अगले साल में नहीं पहुंच जाओगे 2025 में। तो ऑब्वियसली फोर्थ फाइनेंशियल ईयर को बना के नहीं दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस तक ही रखना है। तो डन जी डन। इसी के साथ में स्ट्रेट लाइन मेथड का ये पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड ये वाला हिस्सा भी हमारा फाइनली हो गया। तो अभी भी अगर कंसेप्चुअली आपको दिक्कतें आ रही हैं तो प्लीज बाकी के पार्ट जरूर देखें। और जल्दी अब अगले पार्ट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं अपना क्या, WDV मेथड। तो अगर करना है स्ट्रॉन्ग WDV मेथड को भी तो कैरी ऑन रहो, ट्यून रहो प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं WDV के साथ। ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।